आज इस वीडियो के अंदर हम इग्नू MHI 108 का जो आपका न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जून 2026 के लिए ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बायलिंगुअल फॉर्मेट में मैं आपको समझाऊंगी। सो गाइज, अगर आपको अपने इग्नू MA हिस्ट्री का जो एग्जाम्स हैं सेकेंड ईयर में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, 60% से अबव तो देखो आपको लेकर आना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी डिग्री वेस्ट है। तो क्या करना है वहां पे, या तो आप हमारी जितनी भी क्लासेस अवेलेबल हैं आप उन सबको देख लो, नहीं तो आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स को मेरी टीम के इस व्हाट्सएप नंबर से परचेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलेंगे हिस्ट्री के जितने भी आपके कोड्स हैं उन सभी के गेस्ट पेपर्स के अंदर आपको जो भी टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं विद आंसर्स मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट कर देंगे। सो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे, जहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि जो पर्यावरणीय इतिहास है क्या उसका स्वरूप अंतर्विषय यानी कि इंटर डिसिप्लिनरी होता है। उदाहरण देकर आपको समझाना है। तो किस तरीके से जब हम एनवायरमेंट की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो क्या वो हमारे जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ वो रिलेट कर पाता है, क्या वो हमारी भूगोल, हमारा इकोलॉजी और साइंस, इकोनॉमिक्स उन सभी के साथ रिलेट कर पाता है। तो हाँ जी, कर पाता है। कैसे करता है, कैसा आंसर लिखना है, वो सारी चीजें आपको अभी आगे पता चल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको एनवायरमेंटल हिस्ट्री का मतलब पता होना चाहिए, आखिर एनवायरमेंटल हिस्ट्री शब्द से क्या हम कहना चाहते हैं। Okay, so environmental history is the study of the relationship between the humans and the nature over time। क्या होता है कि जब हम ह्यूमन और नेचर के रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हैं समय के साथ, तो वो आपका एनवायरमेंटल हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो पर्यावरणीय इतिहास मनुष्य और प्रकृति के बीच समय के साथ विकसित संबंधों का अध्ययन है। यह बताता है कि मानव समाज ने जंगलों, नदियों, जलवायु, पशुओं और प्राकृतिक संसाधनों के साथ किस प्रकार से संबंध स्थापित किए हैं, कि किस तरीके से ह्यूमन सोसाइटीज ने समय के साथ जो भी हमें नेचर से मिलता है, हमारे फॉरेस्ट, हमारे रिवर, क्लाइमेट, उन सभी के साथ कैसे हमने इंटरेक्ट किया है। जो हमारा ओवरऑल रिलेशनशिप है उसके बारे में हम एनवायरमेंटल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। An interdisciplinary subject means a field of study that combines knowledge from different disciplines। तो अब यहाँ पे एक और शब्द जो था वो क्या था हमारा, कि क्या ये इंटरडिसिप्लिनरी है, यानी कि क्या ये अंतः विषय है। तो हम बोलेंगे कि हाँ है, क्योंकि इसमें हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये सारी चीजों का जो ज्ञान है वो सम्मिलित है ना। तो अंतः विषयक होने का मतलब होता है कि जिसमें भूगोल, इतिहास, विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, परिस्थिति जैसे विभिन्न विषयों का ज्ञान सम्मिलित होता है। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि जो एनवायरमेंटल हिस्ट्री है वो एक इम्पॉर्टेंट फील्ड की तरह निकलकर सामने आया। कब? 20वीं जो आपकी शताब्दी थी उस समय। और वहां पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है नेचर के ऊपर, इसको स्टडी किया जाने लग गया था। समझ रहे हो कि 20वीं शताब्दी यानी कि सेंचुरी में क्या होता है कि पर्यावरणीय इतिहास एक महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आएगा, जब विद्वानों ने प्रकृति पर मानव गतिविधियों के प्रभाव और सभ्यता पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन शुरू कर दिया था। एंड इट डेवलप्ड ड्यू टू ग्रोइंग कंसर्न अबाउट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज एंड कंजर्वेशन। तो 20वीं सदी में ओवरऑल हमने क्या देखा था कि कई सारी नई नई चिंताएं भी उभर कर सामने आ रही थी, कि भाई पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, ये सारी चिंताएं भी उभर कर सामने आ गई थी। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एनवायरमेंटल हिस्ट्री का मीनिंग बता दिया, फिर इसका बैकग्राउंड बता दिया, और अब हम यहाँ पे दर्शाएंगे कि किस तरीके से ये जो हमारा एनवायरमेंटल हिस्ट्री है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की तरह है। सबसे पहले हम इसके जो संबंध हैं भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के साथ डिस्कस करेंगे। तो एनवायरमेंटल हिस्ट्री के अंदर हम लैंडस्केप्स, रिवर, माउंटेन, क्लाइमेट, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। So for example, the rise of river valley civilizations like the Mesopotamia and the Egypt।
तो जो पहले के समय में बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस रही वो नदियों के कारण, वो नदियों पर डिपेंड रहा करती थी। तो नदी एक ज्योग्राफी से जुड़ी हुई चीज हो जाती है ना। तो एनवायरमेंटल हिस्ट्री जो है इसी वजह से उसमें हम लैंडस्केप, रिवर्स, माउंटेन्स, इन सभी के बारे में स्टडी करते हैं। फिर दूसरा इसका रिलेशनशिप विद द साइंस आप दिखाओगे, तो यह जंगलों, जैव विविधता, जलवायु और प्राकृतिक आपदाओं को समझने के लिए पारिस्थितिकी और वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करता है। ठीक है, जो भी साइंटिफिक जो नॉलेज है उसका उपयोग इसमें होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, द स्टडी ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डिफॉरेस्टेशन रिक्वायर्स द साइंटिफिक एविडेंस। समझ रहे हो कि अगर आज मैं पर्यावरण से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है क्लाइमेट चेंज का, इसके बारे में स्टडी कर रही हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ साइंटिफिक जो डेटा है वो लगेगा, है ना। डिफॉरेस्टेशन के बारे में मुझे डेटा लगेगा, तो जंगल, जैव विविधता, जलवायु, इस सभी को समझने के लिए पारिस्थितिकी और वैज्ञानिक ज्ञान का इसमें उपयोग होता है। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक प्रमाण आवश्यक होते हैं। फिर इसका रिलेशन होता है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के साथ। तो एनवायरमेंटल हिस्ट्री गाइस एग्जामिन करता है कि किस तरीके से जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये सब हमारे नेचर को किस तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जो पॉल्यूशन फैलाया, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इकोनॉमी के साथ भी हम अपने एनवायरमेंट को जोड़ रहे हैं। फिर सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र से इसका संबंध है। ये स्टडी करता है कि कैसे जो एनवायरनमेंट है वो बदलता है और ह्यूमन कम्युनिटीज और सोशल स्ट्रक्चर्स को क्या करता है, अफेक्ट यानी कि प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं इंडिया में, वो ट्रेडिशनली डिपेंड किया करती थी फॉरेस्ट पे अपने लाइवलीहुड के लिए। तो हम क्या देखते हैं कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनका जो समाज है उसने क्या करा है कि उन्होंने पर्यावरण को इन्फ्लुएंस किया, उन्होंने पर्यावरण को प्रोटेक्ट किया, है ना। तो आप क्या देख रहे हो कि जो पर्यावरण है वो इंटरडिसिप्लिनरी है। कैसे? क्योंकि वो अलग अलग जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ रिलेट कर चुका है। भूगोल के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, आपके सोशियोलॉजी के साथ, आपके पॉलिटिकल साइंस के साथ भी। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि ब्रिटिश सरकार ने कोई फॉरेस्ट पॉलिसीज लगाई थी कॉलोनियल इंडिया में, तो उसने हमें, हमारी लोकल कम्युनिटीज को, इन सबको इम्पैक्ट किया। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि लॉज वगैरह, पॉलिसीज वगैरह जो बन रहे हैं एनवायरमेंट के लिए, तो यहाँ से भी तो ये एनवायरमेंटल हिस्ट्री से जुड़ गया ना। तो वन, जल और वन्य जीवों से संबंधित सरकारी नीतियां, कानून पर्यावरणीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर इसका रिलेशन होता है एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव शास्त्र के साथ भी। तो पर्यावरणीय इतिहास समुदायों की सांस्कृतिक परंपराओं और पारंपरिक परिस्थिति ज्ञान का अध्ययन करता है। फॉर एग्जाम्पल, सैक्रेड ग्रोव्स इन इंडिया वर प्रोटेक्टेड ड्यू टू रिलीजियस बिलीफ। अब इंडिया में हम कुछ चीजें प्रोटेक्ट करते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी की वजह से भी ऐसा होता है। पवित्र उपवन जो है धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, जैसे आपका चिपको मूवमेंट है, तो ये जो मूवमेंट है इसमें हिस्ट्री, इकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स हमें सब कुछ देखने के लिए मिलता है। द डस्ट बोल इन अमेरिका, इससे स्पष्ट हुआ कि गलत कृषि पद्धति और जलवायु परिस्थिति ने कैसे पर्यावरण आपदा को उत्पन्न किया। इंडिया में कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी भी इसका एक एग्जाम्पल है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स को जोड़ते हैं एनवायरमेंटल के एक्सप्लॉयटेशन के साथ। ठीक है, तो ये कुछ हमारे उदाहरण हो जाएंगे और हम एक एक करके सारे सब्जेक्ट के साथ इसको रिलेट करके लिख देंगे। आप चाहो तो पता है क्या, वीडियो से भी नोट्स को बना सकते हो, ऐसे कुछ भी जरूरी नहीं है कि आपको नोट्स को खरीदना ही है, आपको कैश पेपर्स को खरीदना ही है। आप क्या करो कि जो जो भी मेरी वीडियोस हैं, जो मेरी पुरानी वीडियोस है, बस कोड देख लेना। मतलब 108 लिखा होना चाहिए उस पर, 08 पुराने वाले हैं, आप उन्हें नहीं देखोगे। तो 108 लिखा है तो आप उससे क्वेश्चंस के नोट्स बना सकते हो। ठीक है, फिर आप फाइनल एक कंक्लूजन दे दोगे क्या, कि यस इट इज़ वेरी क्लियर कि जो एनवायरमेंटल हिस्ट्री है वो इंटरडिसिप्लिनरी है कैरेक्टर में, क्योंकि इसने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज को कंबाइन कर दिया है। और ये हमारी हेल्प करती है ये समझने में कि जो एनवायरमेंटल की प्रॉब्लम्स थी पास्ट में, कैसे उससे हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए समाधान खोजने में भी ये सहायता करते हैं। अब हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि आपको इवेलुएट करने हैं वो सारे तरीके, वो सारी सोर्सेज, इवेलुएट द वेज इन विच आर्काइवल जो सोर्सेज हैं हेल्प टू अंडरस्टैंड इंडियाज एनवायरनमेंट इन द प्री मॉडर्न पीरियड। ठीक है, देखो
पहले ना क्वेश्चन समझो वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके प्री मॉडर्न पीरियड जो था, ठीक है, उसमें जो है उसको समझने के लिए इंडिया का एनवायरनमेंट प्री मॉडर्न पीरियड का समझने में जो हमारे आर्काइवल सोर्सेज हैं, ओके, वो किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं। आर्काइवल सोर्सेज क्या होते हैं? आर्काइवल सोर्सेज वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इंडिया में प्रिजर्व किए गए, ओके, जो हमें आर्काइव्स में मिलते हैं, जैसे कि हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ट्रैवल अकाउंट्स, इंस्क्रिप्शंस, मैप, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, अभिलेखीय स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। उन ऐतिहासिक अभिलेखों और दस्तावेजों को कहा जाता है जो पांडुलिपियों, सरकारी अभिलेखों, यात्रियों, इन सब के द्वारा लाए गए, बनाए गए, सुरक्षित रखे गए। अब ये जो सोर्सेज हैं ये हमें पर्यावरणीय इतिहास के बारे में या पर्यावरणीय इतिहास को समझने में किस हद तक हमारे काम आ सकते हैं, कितनी ये हमारी सहायता करते हैं। ओके, so these sources help the historians to understand the relationship between people and the environment in the pre-modern period। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो सारे सोर्सेज हैं ये हिस्टोरियंस की मदद करते हैं उस टाइम पे लोगों का एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप था वो कैसा था प्री मॉडर्न पीरियड में, वो मतलब समझने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, सो इसका एक बैकग्राउंड है। द प्री मॉडर्न पीरियड इन इंडिया विटनेस द क्लोज इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमन एंड द नेचर थ्रू द एग्रीकल्चर, थ्रू द फॉरेस्ट, रिवर्स एंड द क्लाइमेट डिपेंडेंट लाइवलीहुड। तो उस समय क्या था कि प्रकृति और मनुष्य का एक गहरा संबंध था। मनुष्य जो है कृषि करते थे, फॉरेस्ट पे डिपेंड रहा करते थे। अब सिंस देयर वर नो मॉडर्न साइंटिफिक रिकॉर्ड, जो हिस्टोरियंस हैं उस टाइम पे जो भी हमारी पुरानी आर्काइवल सोर्सेज होते हैं उन सोर्सेज से ही एनवायरमेंटल हिस्ट्री को क्या करते हैं दोस्तों, रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो कौन कौन से तरीके हैं जिन तरीकों से जो हमारे आर्काइवल सोर्सेज हैं वो इंडिया के एनवायरनमेंट को समझने में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमें रिवेन्यू डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, सपोज अगर मुझे मुगल टाइम का कोई रिकॉर्ड मिल जाता है जिसमें मुझे क्रॉप पैटर्न्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, कहाँ पे फर्टाइल लैंड था, कहाँ पे बैरन लैंड था, ये पता चलेगा, कौन कौन सा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, वो सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो एग्रीकल्चर पैटर्न्स, फॉरेस्ट, इन सभी के बारे में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, देन वी हैव ट्रैवल अकाउंट्स। जो भी यात्री इंडिया में आए उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया इंडिया में, उसके बारे में उन्होंने लिखा, फॉरेस्ट के बारे में लिखा, रिवर्स के बारे में लिखा। तो विदेशी यात्रियों ने भारत के जंगलों, भारत की नदियों, वन्य जीवों, इन सब के बारे में काफी कुछ विवरण दिया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके अल बिरूनी इब्न बतूता हैं, उन्होंने दिया। फिर आपके कुछ और भी लिटरेरी टेक्स्ट है, रिलीजियस वर्क्स हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र वगैरह, जो कि आपको वन प्रशासन, वन्य जीव संरक्षण, इन सभी के बारे में जानकारी देते हैं। तो आप समझ रहे हो कि किस तरीके से जितने भी हमारे अलग अलग सोर्सेज हैं उन सोर्सेज से कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को जान पा रहे हैं कि पास्ट में एनवायरनमेंट आखिर था कैसा, कैसे पता चल पा रहा है हमें, अभी लेखों से पता चल पा रहा है, यात्रियों के विवरणों से पता चल पा रहा है, रिलीजियस टेक्स्ट से हमें पता चल पा रहा है, फिर हमें इंस्क्रिप्शन भी मिल जाते हैं जिसमें हमें इरिगेशन सिस्टम, टैंक वेल, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। साउथ इंडिया के इंस्क्रिप्शन हैं जो कंस्ट्रक्शन और वाटर कंजर्वेशन के बारे में जानकारी देते हैं। हमें मैप्स मिल जाते हैं जो सेटलमेंट्स, ट्रेड रूट्स, इन सब के बारे में जानकारी देते हैं। लोकल कम्युनिटीज के रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं, विलेज के रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं जो एनवायरनमेंट की प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि अब हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो हमें इन सभी आर्काइवल सोर्सेज पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। देन इसका इवेल्युएशन करेंगे तो आर्काइवल सोर्सेज के कुछ एडवांटेजेस हैं बट उनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब एडवांटेजेस क्या होता है कि ये एक वैल्यूएबल हिस्टोरिकल एविडेंस की तरह काम करते हैं। जितने भी हमारे आर्काइवल सोर्सेज हैं, चाहे वो इंस्क्रिप्शन हो, वो रिटन रिकॉर्ड्स हो, ट्रैवलर्स के रिकॉर्ड्स हो, वो सभी गाइस काम करते हैं एज अ वैल्यूएबल हिस्टोरिकल एविडेंस। वो हमें क्लाइमेट, फॉरेस्ट, रिवर, एग्रीकल्चर, इन सभी के बारे में काफी कुछ जानकारी प्रोवाइड करते हैं। ये हिस्टोरियंस की हेल्प करते हैं कि वो एनवायरनमेंट के चेंजेस को धीरे धीरे समझें,
वहीं इसकी कुछ लिमिटेशंस है, बिकॉज समटाइम्स दे कैन बी इनकम्प्लीट और दे कैन बी बायस्ड ऑल्सो। और मेजर जो फोकस रहता है इनका वो रूलर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर रहा करता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यात्रियों का विवरण देखूं तो मुझे उसमें बहुत सारी अतिशयोक्ति मिल सकती है, गलतफहमी मिल सकती है, भाई उसने ओवर लिख दिया हो कुछ, तो 100% रिलायबल वो नहीं होते हैं। तो इसलिए इतिहासकार सटीकता के लिए अनेक स्रोतों की तुलना भी आपस में करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। देन आप एक कंक्लूजन दे देंगे कि आर्काइवल सोर्सेज का रोल काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के एनवायरनमेंट को समझने में, बिकॉज दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। अब इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, बट स्टिल टुडे दे ऑल आर एसेंशियल। आर्काइव्स जो होते हैं वो ब्रिज की तरह काम करते हैं पास्ट के हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग और एनवायरनमेंट पास्ट को दोनों को जोड़ने में। ठीक है, क्या करते हैं, एक सेतु की तरह काम करते हैं। अब अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का ही है, जहां पे आपको डेल्टाइक और दोआब इकोलॉजीज के सलाइन फीचर्स के बारे में डिस्कस करना है। सो डेल्टाई तथा दोआब परिस्थिति की प्रमुख विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। डेल्टाइक इकोलॉजी क्या होता है? refers to the environmental system found in river deltas where rivers divide into distributaries। डेल्टा कब बनता है? जब रिवर कई सारे भागों में बढ़ जाती है, जब वो सी में जाने वाली होती है। अब अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो सिंपल आपको पता होगा, मान लो ये समुद्र है और यहाँ से नदी आ रही है, तो समुद्र में मिलने से पहले जो ये नदी है ये विभिन्न ऐसे वाहिकाओं में बढ़ जाती है। तो डेल्टाई पारिस्थितिकी उस पर्यावरणीय तंत्र को दर्शाती है जो नदी डेल्टा क्षेत्रों में पाया जाता है, जहां नदियां समुद्र में मिलने से पहले कई शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। और ये जो क्षेत्र है ये पूरा क्षेत्र काफी ज्यादा फर्टाइल हो जाता है, यहाँ पे काफी सारा वाटर होता है, काफी सारी बायोडाइवर्सिटी होती है। जैसे कि हमारा वो डेल्टा है ना जो गंगा रिवर बनाती है, सुंदरबन डेल्टा, है ना। अब दोआब क्या होता है? दोआब पारिस्थितिकी दो नदियों के बीच स्थित भूमि के पर्यावरणीय तंत्र को दर्शाता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ से एक नदी जा रही है, एक नदी यहाँ से इधर को जा रही है, तो इसके बीच का जो ये रीजन है ये दोआब वाला रीजन आपका कहलाएगा। जनरली ये रीजन फर्टाइल होते हैं और यहाँ पे हम मोस्टली एग्रीकल्चर देखते हैं। तो इंडिया में डेल्टा और दोआब रीजन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ रिवर्स और हमारी समुद्री कोस्ट लाइन इतनी लंबी है तो वो जाके समुद्र में भी मिलती हैं। तो भारत में डेल्टा और दोआब क्षेत्र कृषि, बसावट, व्यापार, सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नदी प्रणालियां इन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन को आकार दे रही है। भाई अब जो दो नदियों के बीच में स्थित क्षेत्र है वहां पे काफी उपजाऊ जमीन हमें मिल जाती है, वहां पे कृषि बहुत अच्छी होती है। अब डेल्टाइक जो इकोलॉजी है वहां पे क्या क्या पाया जाता है? डेल्टा में एलुवियल सॉइल पाई जाती है जो काफी ज्यादा उपजाऊ होती है, और पानी जो है भारी मात्रा में वहां पे हमें मिलेगा। एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन हो जाती है। बायोडाइवर्सिटी हमें काफी मिलेगी, जैसे कि मैंग्रोव फॉरेस्ट, एक्वेटिक लाइफ, फिश, बर्ड, हमें ये सब मिलेंगे। सुंदरबन डेल्टा तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए फेमस ही है। बट एक और जो चीज हम वहां पे देखते हैं वो क्या होता है कि वहां पे फ्लड और साइक्लोन का इश्यू रहता है। तो जो भी डेल्टा के एरियाज होते हैं दे आर हाईली प्रोन टू द फ्लड एंड फॉर साइक्लोन्स, वाटर लॉगिंग के लिए, बट व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। तो ड्यू टू रिवर एंड सी कनेक्टिविटी डेल्टाइक रीजन ऑफन डेवलप एज अ सेंटर ऑफ ट्रेड एंड द पोर्ट की तरह भी वो डेवलप हो जाते हैं। फिर दोआब की बात करेंगे तो दोआब क्या है? लोकेशन बिटवीन द टू रिवर्स। तो दोआब रीजन दो नदियों के बीच में स्थित रीजन होता है, यहाँ पर भी फर्टाइल लैंड और वाटर है। जैसे गंगा, यमुना, दोआब काफी फर्टाइल रीजन है इंडिया में। अब क्या होता है कि जो डिपोजिशन रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स को लेकर आती है, तो दोआब का जो एरिया है वो फार्मिंग के लिए काफी अच्छा होता है। यहाँ पे क्रॉप जैसे कि वीट, शुगर केन, राइस, पल्सेस ये सब कल्टीवेट किया जाता है। और इसके आसपास हमें जो बसावट है ना ह्यूमंस की वो भारी मात्रा में देखने के लिए मिलती है। दोआब रीजन जो है ऑफन डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर, पूरा इरिगेशन पूरा सिस्टम ये दोआब रीजन का ये नदियां सपोर्ट करती हैं। बट कई बार यहाँ पे सूखा पड़ जाता है, अगर मान लो रिवर अपना रास्ता बदल लेती है या कभी नदी में पानी नहीं आता। तो वैसे तो ये रीजन फर्टाइल है बट समटाइम्स यहाँ पे कभी कभी ड्रॉट आ जाते हैं, ठीक है, सूखा पड़ जाता है। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो डेल्टा वाले में डेल्टा कहाँ बनता है? नियर द रिवर माउथ, और दोआब आपका बनता है बिटवीन टू रिवर्स। डेल्टा में एलुवियल सॉइल मिलती है, दोआब में आपकी सेडिमेंट्री सॉइल मिलती है। वाटर अवेलेबिलिटी डेल्टा में वेरी हाई है, इसमें मॉडरेट टू हाई हो सकती है। दोनों में रिस्क भी है, कुछ मेन एक्टिविटीज भी हैं। सेम टेबल आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, आप इसे बना सकते हो, देख सकते हो, याद कर सकते हो। अपनी जो भी आपकी कॉपी वगैरह है उसमें आप इसको बना लो, ठीक है।
फिर फाइनली आपका कंक्लूजन हो जाएगा कि डेल्टा और दोआब जो इकोलॉजीज हैं एक मेजर रोल प्ले करती हैं इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। डेल्टा रीजन काफी रिच है बायोडाइवर्सिटी में, और दोआब रीजन में हमें एग्रीकल्चर और सिविलाइजेशंस देखने के लिए भी मिलती हैं। तो दोनों ही जो सिस्टम्स हैं वो सिग्निफिकेंटली इंडिया को इन्फ्लुएंस किया है उन्होंने हिस्टोरिकली भी। सो ये यहाँ पे हमारा खत्म होता है। इसके बाद जो है अगली क्लास आएगी जो हमारा पार्ट 2 होगा MHI 108 का, इसी चैनल में आएगा। जब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके।